मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है 2025 में। मुख्यमंत्री और चेहरा नीतीश कुमार ही है इस अलायंस के। तो आपका अलायंस इजी है या अनइजी है? नहीं इजी है हमारा। नहीं, मतलब आपको लगता नहीं कि इस समीकरण बदल सकते हैं चुनाव के नतीजों के बाद? नहीं। बिहार के कांग्रेस नेता उन्होंने कहा कि ये जो भी डेलीगेशंस गए हैं वो सिर्फ टैक्स पेयर के पैसों से वो जंकेट करके आए हैं। उनके लोग हमारे साथ थे। सलमान खुर्शीद हमारे टीम में थे, उन्हीं से फीडबैक ले लेते। स्टूडेंट्स पलायन, ये सब इमोटिव इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन में ज़रूर उठाए जाएंगे। पेपर लीक तो था ही नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन दिनों वो मीडिया इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मीडिया इंटरेक्शन जब उनको करना होगा करेंगे, इनका कॉल। क्या बिहार में भी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जगह है? बाई इलेक्शन भी हुआ था, बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, उसमें रिजल्ट सामने में। यहाँ का चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन ही चुनाव होगा। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Patna, Bihar. My guest, Sanjay Kumar Jha, he's a member of the Rajya Sabha and the National Working President of the Janata Dal United. He led an all-party delegation on the multi-nation visit to share India's message on Operation Sindoor. Sanjay Jha has appeared in an earlier podcast with me, episode 260. For this episode, I'm being joined by my colleague Naveen Kapoor. संजय जी, धन्यवाद पॉडकास्ट में आने का। आप 10 जून को प्रधानमंत्री से मिले थे क्योंकि आप एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे जो द वंस दैट वेंट अब्रॉड ऑपरेशन सिंदूर के मसले। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उस मीटिंग में क्या बातें हुई और जब आप डेलीगेशंस में गए थे, इन राज्यों में गए थे, इन मुल्कों में गए थे, तो क्या बातें हुई थी वहाँ पर? कल हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मुझे लगता है कि 1.5 घंटा वो एक उनमें बड़ा सीखने वाली बात है कि बड़ा पेशेंटली सुनते हैं और सबका उन्हें इट्स अ सॉर्ट ऑफ डीप ब्रीफिंग। सबका अपना अपना इनपुट था कि जिस कंट्री में हम गए या सारे जो 7 डेलीगेशन के जो लीडर या जो और लोग थे उसमें, तो उनको बड़ा इनपुट मिला उसमें कि लोगों का क्या फीडबैक था। क्योंकि हम लोग जो वहाँ गए तो वहाँ के पार्लियामेंट्रियन से, वहाँ के मिनिस्टर से, वहाँ के स्पीकर से, वहाँ के थिंक टैंक से, वहाँ जो दूसरे कंट्री के एम्बेसडर वहाँ रहते हैं, कुछ जगह हम लोग का ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। एम्बेसी ने 10, 12, 15 एम्बेसडर को बुलाया हुआ था दूसरे कंट्री को, और ये भी कहा कि ये लोग डेली रिपोर्ट भेजते हैं फिर कि डेलीगेशन क्यों आया, तो दिस मैसेज विल ट्रेवल टू देयर कंट्री ऑल्सो। जो है उन लोगों से या वहाँ के मीडिया से इंटरेक्शन था। वहाँ जो डायस्पोरा है, आपको इंडियन डायस्पोरा, बड़ा डायस्पोरा, उनसे इंटरेक्शन था। सो एवरीबडी हैज़ का सबका अपना अपना एक फीडबैक था। एक एक वेस्टर्न मीडिया का एक अलग नैरेटिव चलता है, वो भी एक फीडबैक था कि जिस कंट्री में मैं गया था, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये 3 कंट्री तो ऐसा था जो कि इकोनॉमिकली वेरी एक्टिव, उसका उन लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया में बड़ा, उनका ट्रेड इंडस्ट्री वो कंसर्न था ऑपरेशन सिंदूर। और वहाँ की मीडिया में चाइना का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी रहता है। मुझे चाइना का भी है। मुझे एक चीज़ जो लगा, ये जो एजेंसीज हैं कुछ जो फॉरेन एजेंसी है, तो उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है, वहीं से वो लोग कॉपी माने थिंक टैंक्स वगैरह का इन्फ्लुएंस रहता है, बिल्कुल रहता है। हाँ। तो वो एक नैरेटिव एक और बेटर बनाने की, क्योंकि हम लोग के जाने से बहुत कुछ नैरेटिव ठीक हुआ जो मुझे लगता है। संजय जी, मैं एक बिहार के कांग्रेस नेता से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो भी डेलीगेशंस गए हैं वो सिर्फ टैक्स पेयर के पैसों से वो जंकेट करके आए हैं। वो वहीं एम्बेसडर के यहाँ खाना खा रहे थे, 300 लोगों का खाना लगा था और 600 लोग खाना खा के वापस आ गए। किया क्या, भारत अकेला रह गया है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। फ़ायदा क्या हुआ इन डेलीगेशंस का? सैड फॉर कांग्रेस, क्योंकि मैं इतना बात जरूर कह सकता हूँ, जो डिसिमिनेट कर रहा है ये पार्टी, कुछ तो रीज़न होगा इस पार्टी का, कैसे फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड, कहाँ डिसिमिनेट कर गया ये पार्टी। इसलिए कि उनके लोग हमारे साथ थे। सलमान खुर्शीद हमारे टीम में थे, उन्हीं से फीडबैक ले लेते कि हम लोग कैसे काम करते थे, किन लोगों से मिलते थे, कहाँ लंच करते थे, कैसे क्या करते थे। सबसे बड़ी बात जो सरकार और प्रधानमंत्री जी ने किया कि जब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे टीम को, तो करते थे कि ही इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम केरला, ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आसाम।
तो लगता था कि पूरा कंट्री के लेंथ एंड ब्रेथ के लोग साथ हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन है, अपोजिशन भी है, रूलिंग पार्टी भी है, एंड कंट्री इज टॉकिंग इन वन वॉइस टेररिज्म के खिलाफ। ये सबसे बड़ा मैसेज था सब। और वो एक मैसेज, इस सारा डेलीगेशन जो गया, सबसे बड़ा मैसेज गया कि 140 करोड़ देश में अब कोई सेकंड वॉइस नहीं है टेररिज्म के खिलाफ। अब उसमें अगर कुछ कांग्रेस के लोग देश के इस भावना और इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतना बड़ा हमारे आर्मी का विक्ट्री है, इतना बड़ा उसको अगर ये लोग इस तरह का ये करते हैं, सॉरी फॉर द, इससे ज़्यादा सर मेरा एक सवाल है कि कुछ कंट्रीज जैसे मलेशिया और दूसरी कंट्रीज में जहाँ पाकिस्तान ने भी बहुत लॉबी करी, उधर क्या आपको कुछ रेजिस्टेंस मिला या कुछ लोगों ने बोला कि आप कुछ सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए, क्या दीजिए? हमारा एविडेंस तो इतना स्ट्रांग था जब हम लोग दिखाते थे एविडेंस, कि हम लोग दिखाते थे कि कैसे जो टेररिस्ट को मारा गया उसके फ्यूनरल को स्टेट फ्यूनरल कर दिया गया। वहाँ आर्मी के जवान उसके फ्यूनरल में खड़े हैं, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। कसाब का हम लोग बताते थे कैसे लाइव पकड़ा गया। बहुत जगह जैसे जापान में उनके भी 2 नेशनल थे जो मारे गए थे 2008 मुंबई ताज वाले ऑपरेशन, तो उनको तो सारा बात रिकॉल हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया में सबको पता है। जब हम लोग दिखाते थे बिन लादेन का फ़ोटो कहते थे कि भाई इतना बड़ा ये किया, उसको आपके कंट्री में जगह नहीं मिला, हमारे कंट्री में जगह नहीं मिला, दुनिया में कहीं नहीं मिला, फाइनली वो मिला अबोटाबाद में जा कर के। तो क्या ऐसा है उस कंट्री में जो पूरा का पूरा, जो दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होता है उसका कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक पाकिस्तान में निकल जाता है। ये आप सब जब गए थे, अलग अलग पार्टियों से थे, साझा एजेंडा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन जब आप लोग ये बातें कर रहे थे तो देश में जो पार्टी स्पोक्सपर्सन थे वो अटैक कर रहे थे, शशि थरूर को अटैक कर रहे थे, सलमान खुर्शीद को अटैक कर रहे थे, आनंद शर्मा को अटैक कर रहे थे, इन सबको अटैक कर रहे थे। तो माहौल कैसे बन रहा था आप लोगों के बीच? ना, हम लोग की बात होती थी, मजाक भी होता था, लेकिन हमारे सलमान खुर्शीद जिस तरह से 370 को लेकर के बोले, उसके हटने के बाद कैसे इंटीग्रेट किया है हाँ। कश्मीर इंडिया से, और किस तरह फ्लरिश किया है कश्मीर, कितनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट और लोगों का आना जाना, वो बोल रहे थे सामने वाले कंट्री के डेलीगेशन को। उनका जब क्वेश्चन आता था वो सारा बात खुद ही रख रहे थे। एक बार ये भी आया, कब कहीं बात प्लेबिसाइट वाली बात मलेशिया में कोई उठा दिया ये बात, अच्छा, कि जो यूएन में आया था, उन्होंने कहा कि उस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा यूएन रेजोल्यूशन का था कि आप पूरा पीओके खाली करेंगे तभी इस पर कोई बात हो सकती है। तो वो तो हिस्ट्री हो गई, अब तो पीओके की बात है लेने की। तो इस तरह वो तो पूरा देश की भावना जो है उसके साथ खड़े थे। अब उनका पार्टी यहाँ क्या कर रहा था, एंड ऑल ऑफ देम, कल भी जो लोग इनपुट दे रहे थे प्रधानमंत्री को, चाहे सलमान साहब हों, चाहे मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हो, सब लोग तो अपना एक्सपीरियंस बता ही रहे थे कि किस तरह हम लोगों ने रखा, एंड वाइडली दुनिया में कैसे लोगों ने इंडिया के इस जीरो टॉलरेंस को ऑन टेररिज्म और इंडिया के इस स्टैंड को, जो किसी एक आदमी ने पूरे, हम तो 5 कंट्री का, हमने कल पूछा भी, एक जगह ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जाके उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों आप हिट किए, उसके कंट्री के अंदर क्यों। सब ने एक तरह से इंडोर्स ही किया इस चीज़ को। तो कम से कम उन्हीं से फीडबैक ले लेते जो उनके पार्टी के लोग डेलीगेशन में गए, तो शायद उनको बेटर पता चलता कि हम लोग किस तरह कार्यक्रम किए हैं। और 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक रहता था, बैक टू बैक लगा हुआ था, एम्बेसी ने जो लगाया हुआ था, मैंने बताया इतना सारा मीटिंग लगा रहता था, और उसमें सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन के सारे लोग थे। और फिर रात में कहीं ऐसा भी हुआ कि फ्लाइट पकड़िए, मॉर्निंग में उतरिए 5 बजे और मीटिंग 9 बजे स्टार्ट। अब कांग्रेस नरेंद्र सरेंडर का जो नारा लगा रही है, बिहार में भी ये चलेगा, जब चुनाव होंगे तो यही बात उठाएंगे, और तेजस्वी जी भी यही बात उठाएंगे कि मोदी जी ने सरेंडर किया है। अब ये तो मैंने कहा ना, ये देश के खिलाफ हो गया, आर्मी के खिलाफ हो गया। कौन सरेंडर किया? इतना बड़ा विक्ट्री है। नूर खां बेस को उड़ाने के बाद ही ना डीजीएमओ पाकिस्तान कांटेक्ट किया है। अब तो सबको पता है ना ये बात।
कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने कांटेक्ट करके सीज फायर की बात की, या जो भी घटनाक्रम हुआ आज तक 2008 में भी हुआ था ना, क्या किए थे हम लोग? क्यों नहीं जा करके उसके टेररिस्ट हाइडआउट्स पे जा करके अटैक? मुंबई टेरर अटैक, हाँ, मुंबई टेरर अटैक में क्यों नहीं कुछ किए थे उस समय? ये पहली बार हुआ है ना कि पाकिस्तान के अंदर घुस के हम लोगों ने मारा। अब इसको अगर नहीं, जबकि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता था, दुनिया में यही घूम के कहता था कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं तो इसलिए वहाँ तक बात चली जाएगी होगा तो अब तो क्लियर हो गया कि नहीं भाई, इस ब्लैकमेल हम लोग नहीं झेलेंगे। इनफ इज इनफ, सेटल तो होगा इस बार। हमको पता है कि ये प्रॉक्सी है, ये कोई टेररिस्ट ऐसे नहीं आ रहा है। आप डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से नहीं जीत सकते। क्या ये बात एक इमोटिव इशू बन सकता है इस इलेक्शन में? क्योंकि बिहार से बहुत से युवा हैं जो फौज में जाते हैं, एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, अग्निवीर भी हैं आपके राज्य से, तो क्या ये एक इमोटिव इशू है बिहार में, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला? बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसले पर अगर कोई पॉलिटिक्स करेगा तो इमोटिव इशू है और वाइप आउट हो जाएगा। अगर इस इशू को अगर कोई पॉलिटिसाइज करने का, मैंने कहा कि अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन एक वॉइस में जाकर बात किया है तो उनको सामने में दिखाई पड़ रहा था कि हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है जो लोग सरेंडर की बात कर रहे हैं, और उसका जानते हैं सबसे बड़ा वजह क्या है जो मैं फील करता हूँ? थर्ड टाइम पीएम मोदी का आना, ये नहीं बिल्कुल डाइजेस्ट हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा देश में हम भी लोग भी तो देख रहे हैं। अगर पहले रहे कोई प्रधानमंत्री नेहरू जी, तो उस समय कोई अपोजिशन नहीं था, वन पार्टी रूल था, तो 3 बार जीते, कहाँ कोई था, इंडिपेंडेंस मिला था। लेकिन सब जो भी सरकार बनती रही वो किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलता था। उस बैकग्राउंड में आ करके 85 के बाद आई डाउट किसी को अपने आप मेजॉरिटी मिला था। 85 में मिला था, इट हैज ए बैकग्राउंड, एक इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का एक सिंपैथी था। उसके बाद थर्ड टर्म आ जाना, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उसी में अब इलेक्शन कमीशन से लेके और ये, लेकिन अगर लोग, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग, तो बिहार में भी मैच फिक्सिंग होने वाला है। लोग अगर चुन करके भेज रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों के भावना के खिलाफ बात कर रहे हैं। लोग का जो चॉइस है उनके खिलाफ है। हम लोग तो यही मानते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि इस इशू पर हम लोग दुनिया भी घूम के आए और लोगों से भी फीडबैक, अगर किसी तरह का इस भाषा का यूज करेंगे तो वैसे भी डिसेमिनेट कर ही चुके हैं। इनके लिए विक्ट्री यही था कि हम 90 या 95 जीत गए, यही सेलिब्रेशन था जो दिखता था पार्लियामेंट में। वाइप आउट हो जाएंगे। सर, अब बिहार पे चर्चा करते हैं। सर, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा और नीतीश जी के नाम पे दोबारा लोग वोट देंगे? क्योंकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं उनकी हेल्थ को लेके और फिटनेस को लेके, तो आपको क्या लगता है कि लोग चुनेंगे उनको दोबारा? देखिए, बिहार में है प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं है। उसका वजह एक ही है कि बिहार के जो पत्रकार शुरू से फॉलो किए हैं, मे बी यंग लोग को उतना शायद रिकॉल करने में उतना नहीं हो कर सकते हैं, लेकिन 20 साल में ही बिहार इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। बिहार के लोगों को पता है। मैं दिल्ली में पत्रकारों को हमेशा देखता हूँ जो एक नैरेटिव बिहार को लेकर रहता है, खास करके हमारे पार्टी को लेकर के, जेडीयू को लेकर के और नीतीश जी को लेकर के, कि इस चुनाव में इनका गड़बड़ हो जाएगा। मैं लोकसभा में भी देखता था, इनको इतना सीट मिला, इनका सीट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन टाइम एंड अगेन उन्होंने प्रूव किया है, साधारण बात नहीं है। बिहार जैसे प्रदेश में 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। लाडला कहा था प्रधानमंत्री ने उनके बारे में, बिल्कुल, कि चाहे जो भी यहाँ पर इलेक्शन जीते, पर चीफ मिनिस्टर तो नीतीश जी ही बनेंगे। ये जनता की चाह है ना, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कुछ रहा नहीं, ये सच्चाई है। मैं बता रहा हूँ, 20 साल के राजनीति में उनके पर्सनल लाइफ से लेकर के और अदरवाइज भी देखिएगा, उनके पर्सनल जीवन में तो जो कुछ भी रहा वो सब कुछ स्टेट में काम करके ही खपा दिया उन्होंने। यही ट्रुथ है। और आज भी मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा है जिस दिन वो पटना के बाहर नहीं जाते हैं, व्हिच इज़
सोशल मीडिया में कई सारे वायरल वीडियोस आते हैं जहां पर वो ऐसे लगता है कि कंट्रोल में नहीं है अपने रिफ्लेक्सेस को लेकर, या फिर वो मजाक कर रहे हैं, उसे मिसकंस्ट्रू किया जाता है, उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो है लोगों के माइंड में। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरा चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव तो लास्ट ईयर ही हुआ, पूरा चुनाव में वो कैंपेन किए। अभी उनका पूरा यात्रा निकला, अभी इस ठंड में दिसंबर जनवरी में पूरा उनका यात्रा था। अभी उनका फिर असेंबली था, फिर आगे असेंबली आने वाला है, तो लगातार उनका प्रोग्राम चलता रहता है। और सर, बीजेपी के साथ आपका अलायंस इजी है या अनईजी है? नहीं, इजी है हमारा। नहीं, मतलब आपको लगता नहीं कि इस समीकरण बदल सकते हैं चुनाव के नतीजों के बाद? नहीं। सीएम ने बार बार कहा है, इसलिए ये चीज़ है कि बीजेपी के साथ एक लंबा अलायंस रहा हम लोग का, 96 से। और लगातार बिहार में अगर 2005 में चेंज भी हुआ तो जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर के यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की। अगर काम भी हुआ यहाँ पर तो बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर के यहाँ पर काम किया। तो एक कंफर्ट लेवल काम करने का एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से पॉजिटिव रहा है दोनों को साथ करने में, इसलिए इसमें कहीं कोई इशू नहीं। अब मैंने भी क्लोजली इस चीज़ को देखा, इसलिए मैं इतना तो कह सकता हूँ कि बहुत कंफर्टेबली ये जब सरकार चलाता है तो बिहार के लोगों को भी ठीक लगता है। आरजेडी में एक युवा नेता है, दूसरी तरफ आपके साइड में एक ऐसा चेहरा है जो ही डजंट लुक टू गुड। ही माइट हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर बिहार इन द पास्ट, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब चल रहा है और सोशल मीडिया जो है सारे युवा लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं या ट्विटर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। जब देखते हैं तो एक तरफ तेजस्वी का है, चिराग भी युवा लीडर है, लेकिन आपकी पार्टी में जो चेहरा है इज ऑफ अ टायर्ड पर्सन। क्या ये सही है? नहीं, मुझे ये असेसमेंट मुझे नहीं करेक्ट लगता है, इसलिए कि अभी तो हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े, जिस युवा नेता की बात कर रहे हैं तो ये तो पूरा था कि बिहार में बिल्कुल पलट जाएगा। रिजल्ट सामने में है। उसके बाद 4 बाई इलेक्शन हुआ, 3 हम लोगों का सीट नहीं था। जिस युवा नेता की अब बात कर रही है, चारों बाई इलेक्शन हम लोग जीते। हमारा जो अलायंस और पार्टी भी एक एक्सपीरियंस्ड और युवा, ये मिक्सचर है। आज जिन युवाओं की बात कर रहे हैं उनका तो अता पता नहीं है कुछ बिहार को लेकर के। एक लेगेसी है, सिल्वर स्पून वो कहीं वही न है भाई, और क्या है उनका बिहार के में क्या कंट्रीब्यूशन? बिहार अगर कोई लेगेसी का या कोई बात होगा उसी का लेकर के जो भी है, अपना क्या है उसमें। तो इसलिए एक एक्सपीरियंस जो वाजपेयी की सरकार में काम करते हुए और 20 साल बिहार चलाने का एक्सपीरियंस, सो ही नोज द स्टेट, और साथ में युवा लोग भी है सारा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो सर, अब आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे आप एक कोई ऐसा रोड मैप दे पाएंगे बिहार को कि यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन और पलायन, बार बार लोग उठाते हैं कि पलायन बहुत हो रहा है, इसमें रुकेंगे लोग? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न इसलिए पूछा आपने कि ये सबसे बड़ा इशू हम लोगों का स्टेट का ये रहा है, और एक उसका मेजर वजह है जिस एरिया से मैं आता हूँ, नॉर्थ बिहार से, वहाँ हर एक साल फ्लड का इशू रहता था, और वो पानी हमेशा नेपाल से आता है। डैम क्यों नहीं बना आज तक? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में मंत्री भी रहा हूँ, वाटर रिसोर्स में। नीतीश, एक बात हमेशा नीतीश कुमार जी को, हमारे विपक्ष के लोगों को प्रॉब्लम होता है कि 2005 से पहले की बात क्यों करते हैं। अब 20 साल हो गया, लेकिन जो इनहेरिट किए और कहाँ से शुरू किए इस स्टेट को, जहाँ होपलेसनेस था, कुछ नहीं था उस स्टेट में। आप लोग भी अपना उस समय कवर करती हो जी। जो हम लोग तो दिल्ली में देखते थे, दुनिया मान लिया था इस बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, और वहाँ से लेकर के ट्रैवल करके, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे रोड हो, पावर। आज आप अभी यहाँ आई है, एक बार ज़रूर आप लोग यहाँ के रूरल बेल्ट में भी जाकर देखिएगा कि रूरल साइड में रोड कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चीज़ें कैसे हैं बिहार में। तो मे बी यू विल फील ऑल्सो कि बिहार में कितना बड़ा चेंज उन्होंने 15-20 साल में किया है। तो एक लेवल पे स्टेट को लेकर के आए। अब पहली बार हुआ है कि वी हैव अ डबल इंजन सरकार। केंद्र में हम लोगों को कभी फेवरेबल सरकार नहीं मिला इस जब से नीतीश जी आए, और उसका रिजल्ट दोनों बजट में भी देखने को मिला। 2024 का भी बजट था और 2025 का भी बजट था। दोनों बजट में बिहार को एडिशनल
60,000 करोड़ रुपये दिया गया। आपके बलबूते ही तो सरकार बनी है दिल्ली में, नहीं, इसीलिए तो एक सपोर्ट उसमें फ्लड मैनेजमेंट भी मजाक एक भी major- तो यही उड़ा था हाँ, कि तो बिहार बिहार और का बजट। आंध्रा बजट और बिहार बिहार बजट, का कांग्रेस वाले कह रहे थे बिहार का बजट, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू। तो ये कह रहे थे, तो एक सपोर्ट मिला है। और ये 5 साल जो है लोग बहुत हमको, मैं बाहर गया था अभी, बहुत लोग ये भी वेट कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव हो जाए तब मैं आकर के इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि फिर कहीं परिस्थिति कोई दूसरी नहीं हो जाए। तो इसलिए ये जो केंद्र में सरकार है उसका एक बड़ा सपोर्ट है, और बिहार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है, तो ये एक मेजर टर्न जो है बिहार के डेवलपमेंट का ये 5 साल है। इसलिए क्रिटिकल है कि इसी में आपको इन्वेस्टमेंट आना है, इसी में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होना है, इसी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है बिहार में। उसी तो ये कॉम्बिनेशन ही ये काम कर सकता है। नॉर्थ बिहार में फ्लडिंग की बात आप कर रहे थे, क्यों नहीं नेपाल में अभी तक आप डैम्स बना पाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप उनको बेच सकते हैं, क्यों नहीं हुआ आज तक? मैंने बहुत फॉलो किया इस चीज़ को, इंक्लूडिंग विद होम मिनिस्टर और जयशंकर जी, और वहाँ पर ऑलरेडी ट्रीटी है उनका 2004 से, विराटनगर में ऑफिस खुला हुआ है डीपीआर के लिए। लेकिन वहाँ की इट्स अ विन विन फॉर बोथ द कंट्री, हमारे लिए भी है, उनके लिए भी। लेकिन वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा इस प्रॉब्लम को, हर साल नई सरकार होती है वहाँ पे, वो यही एक फीडबैक है कि वहाँ इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम है। तो जब ये बात आई तो लास्ट ईयर ये हुआ कि नेपाल से तो हम लोग परस्यू करते रहेंगे, तब तक बिहार में हम लोग के अपने साइड में क्या कर सकते हैं, 4-5 मेजर चीज़ जो इसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सके, फ्लड के इम्पैक्ट को, उसी के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपया दिया गया है। उस पर डीपीआर हो रहा है मेरे ख्याल से, और बहुत सारा काम हम लोगों ने किया भी है, वो रोल आउट हो जाएगा तो बाढ़ का प्रकोप कम हो जाएगा। अब ये क्योंकि 2 कंट्री के बीच की बात है, तो भारत सरकार अपने तरफ से परस्यू कर रही है, मेरे ख्याल से कुछ वर्कआउट हो जाना क्योंकि हर साल यही पिक्चर्स आते हैं, हेलीकॉप्टर में नेता होगा, एक खिड़की होगी, वो खिड़की से नीचे करेक्ट फ्लड्स की। मैं बाबू जगजीवन राम के टाइम से देखती आ रही हूँ कि वही पिक्चर आता है, और आज भी वही पिक्चर आता है कि मंत्री विंडो से नीचे देख रहा है चॉपर से कि बाढ़ आ गया है। थोड़ा तो इशू है ना अभी, आपको क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू हो गया, अनप्रेडिक्टेबल रेन हो जाता है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, चीज़ें बदल भी गई ग्राउंड पर, कभी कभी फ्लैश फ्लड आ जाता है उसकी वजह से, आप प्रिपेयर भी नहीं रहता है, वो एक इशू है। लेकिन अनलेस नेपाल में हाई डैम बनेगा तो परमानेंट सॉल्यूशन वही है। और कोसी का उसी का जब उस परमानेंट सॉल्यूशन वही है, हाई डैम बनेगा, भले ही उसको कभी बात आती है उसके हाइट को लेकर के, कभी उसके डिजाइन को लेकर के, तो उस पर भी हम लोगों को मैंने बात हुई है। नेपाल से उतना कॉपरेशन सब कुछ, जबकि ऑलरेडी हम लोग का उनके साथ टाई अप है, बातचीत हो चुकी है, ऑफिस है, कुछ ना कुछ वहाँ पर पॉलिटिकल रीजन से चीज़ें आगे मूव नहीं किए। जी, मैं ऑडियंस से सवाल, अच्छा पहले हमारे रिपोर्टर पूछेंगे फिर। संजय जी, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं एएनआई में रिपोर्टर हूं, और मेरा सवाल ये है कि चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और कहा जा रहा है कि वो युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो क्या इससे जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी थोड़ा सा अनईजी क्या जेडीयू फील कर रही है उसको लेकर? मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर एनडीए में ही एक और दावेदारी सामने आ गई है। देखिए, मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है 2025 में। मुख्यमंत्री और चेहरा नीतीश कुमार ही है इस अलायंस के, और कौन पार्टी में कौन लड़ेंगे वो उस पार्टी का अपना डिसीजन है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनका डिसीजन होगा कि किस पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सीट शेयरिंग के मसले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Good afternoon. My name is Lavanya Sharan. My question to you is, during your official delegation visit internationally, you discussed Operation Sindoor. तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के ऑफिशियल और वहाँ की मीडिया ने इस पूरे चीज़ को कैसे पोर्ट्रे किया? I mean, उनका रिस्पॉन्स कैसा था, और क्या उन्होंने इस इनिशिएटिव को लेकर किसी भी तरह का सपोर्ट या फिर किसी भी तरह की कोलैबोरेशन के लिए एश्योरेंस दिया है? जो हम लोग गए तो उनके लिए एक बड़ा चीज़ यही था कि पक्ष और विपक्ष एक साथ आए और एक ही वॉइस में बात कर रहे हैं।
उनके लिए ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। इस टाइप का डेलीगेशन गया होगा पहले कभी कभी, लेकिन इस टाइप का डेलीगेशन देखा नहीं। अक्रॉस पार्टी लाइन एक वॉइस में बात कर रहे थे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी थी कि जब हम लोग कहते थे कि 26 लोगों को धर्म के नाम पर सेग्रीगेट करके उनके फैमिली के सामने क्लोज रेंज से मारा गया, और एक ये भी वजह था कि देश में कम्युनल टेंशन हो, माहौल ख़राब हो, और पूरा देश इतना मैच्योरिटी है इस कंट्री में जो कहीं एक छोटी घटना भी नहीं हुई। वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे इस बात को। पर्पस तो वही था और तो कोई रीज़न नहीं था इस तरह से काम करने का जो चाहते थे वो। और पाकिस्तान के हम लोग ये भी कहते थे कि डोंट इक्वेट विद पाकिस्तान, कहाँ कोई लेना देना नहीं है। उसी समय आ गया था कि वी हैव बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सरपास जापान। तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है हम लोगों का। वी आर इन ए डिफरेंट टेरेन। उससे हम लोग का क्या लेना है जो कंट्री है। और ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी और चीज़ें उसको अप्रिशिएट करते थे उस चीज़ को लेके। और सबसे बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा, हम लोग जब बताते तो उनको ये भी लगता था कि किस प्रिसीजन के साथ आपने ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया कि एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है। कोई उनका उस समय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस दिन आपने नहीं किया। रात में ऑपरेशन किया कि कोई सिविलियन घर में होगा जो ये किसी को ये नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे लार्जली। हमारे बात को वो क्योंकि स्टार्ट ही करते थे कि उनका जो फैमिली है जो जिनका घटना हुई उनके प्रति सिंपैथी या भारत सरकार के प्रति कंडोलेंस दे करके ही शुरुआत होता था। तो वो सारे बात को कोई पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर देंगे या ये कर देंगे, वो बात तो जाती नहीं थी, लेकिन वो पूरा फेमिलियराइज हो गए, इंडिया के स्टैंड को समझ रहे थे। और एक बात जो हम लोगों ने ऐड किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो दो चीज़ जो पीएम ने कहा था कि नाउ वी हैव अ न्यू नॉर्मल, न्यू डॉक्ट्रिन। इंडिया नोज कि भाई वहाँ से जो आ रहा है वो कोई ऐसा आइसोलेशन में कोई टेररिस्ट नहीं आ रहा है। हम लोगों ने आसिम मुनीर के स्टेटमेंट को कोट किया, देते थे कॉपी कि 1 वीक बिफोर पहलगांव 15 अप्रैल को आसिम मुनीर का क्या स्टेटमेंट है, कैसे उसने कहा है हाउ बोथ द कंट्री आर डिफरेंट, थॉट में, एक्शन में जो है। तो पूरा उसके हेट स्पीच को देते थे। कैसे ख्वाजा आसिफ का डिफेंस मिनिस्टर का था कि वो दे आर डूइंग दिस डर्टी वर्क्स फॉर लास्ट 30 ईयर्स फॉर वेस्ट, ये दिखाते थे। इससे बड़ा एडमिशन क्या होगा कि ये जो दोनों बात फर्क पड़ा, मुझे लगता है बिल्कुल पड़ा, काफ़ी पड़ा। क्योंकि हम लोग जब होता क्या है कि जापान में कोई घटना हो जाए तो हम लोग भी एक दिन देखते हैं और नेक्स्ट डे भूल जाते हैं, लेकिन वहीं से कोई डेलीगेशन आ करके और घूम करके सब जगह जाके बात रखे, इट मेक अ डिफरेंस। सर ऑपोजिशन का एक ये भी कहना है कि भारत अलग थलग पड़ गया, इवन पाकिस्तान के साथ जैसे टर्की और अजरबैजान जैसी कंट्रीज खड़ी रही, लेकिन भारत उस तरह से इस पूरी प्रोसेस में सपोर्ट गैदर नहीं कर पाया। नहीं, भारत को तो सपोर्ट 100 कंट्री से ज़्यादा सपोर्ट किया है सारे ऑपरेशन सिंदूर से लेके और सब चीज़ को लेकर के। वो जिस वजह से किए, एक डिफरेंट रीजन है उनका, एक वो ऐसी कंट्री है, एक अलग बैकग्राउंड है दोनों का, क्यों किया ये भी पता है लोगों को। लेकिन लार्जली पूरी दुनिया भारत के इस टेररिज्म के साथ तो कोई नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने न्यू नॉर्मल का वो बताया कि अब हम लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो, और जो कंट्री इसको प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है, ट्रेन करता है, दोनों में फ़र्क नहीं करेंगे। वील ट्रीट देम कि एज गुड एज जो टेररिस्ट काम कर रहा है वो कंट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ 1 एंड सेकेंड कि अगर कभी भी ये होगा तो हम लोग जा करके उस कंट्री में भी जो अटैक करना होगा वो करेंगे। एंड थर्ड कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं झेलेंगे। न्यूक्लियर ब्लफ। एक और सवाल है ऑडियंस का। जय सर, पटना का रिपोर्टर हुए एनआई से मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी लंबे वक्त से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन दिनों वो मीडिया इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन लगातार ये सवाल भी उठाता है कि आखिरकार मीडिया के सामने क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री। दूसरा ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जब शहीदों का पार्थिव शरीर आ रहा है वहाँ भी वो श्रद्धांजलि देने नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं, उनके घर ही गए। जो शहीद थे उनके घर जा कर के उन्होंने पटना नहीं, उनके गांव चले गए, उनके घर पर।
घर पे जा कर के श्रद्धांजलि दी, और जो उनके लिए कर सकते थे वो सारा कुछ बिहार सरकार ने किया, ये भी बताना चाहिए उनको ना। और जब मीडिया इंटरेक्शन जब उनको करना होगा करेंगे, ये उनका कॉल है। क्योंकि बिहार में मीडिया जो है, पटना में खासकर मीडिया तो काफ़ी सक्रिय है, इसलिए सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं वो सामने आते और क्यों नहीं बात करते। एक सवाल मैं पूछूंगी आपसे, जब राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने सरेंडर नरेंद्र का जो स्लोगन लिया था वो बिहार में भी कहा, और वो आगे बिहार के चुनाव में भी वो उठाने वाले हैं। तो इसको लेकर क्या बीजेपी जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन है, क्या आप बैकफुट पे रहेंगे? आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, ये अगर इस तरह का वो जो यूज किया है, जो मैं समझ रहा हूँ और जो फीडबैक है, मैंने कहा ना, वो वाइप आउट हो जाएंगे। पब्लिक मूड अभी ऐसा है, पब्लिक मूड मैंने बताया कि हम लोग दुनिया देख के आ रहे हैं। पब्लिक मूड है अभी देश एक हो करके इस लड़ाई को लड़े, और कोई उसमें कोई किसी तरह का इस मूड के खिलाफ कोई बात करेगा। देश के इंटरेस्ट में इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मतलब बेसिकली आप उसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो पब्लिक तो इसी बिहार के धरती से प्रधानमंत्री यहीं आए थे, और यहीं मधुबनी से उन्होंने कहा था कि जब ये पहलगांव की घटना के बाद ही वो आए थे, इसी बिहार से उन्होंने कहा था कि उनको पीढ़ी तक याद रहेगा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हाँ, यही बिहार से आकर के बोले मिट्टी में मिला देंगे, जब उन्होंने मिट्टी में मिला देंगे उनको, यहीं से आकर के बिहार से ही कहा था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये जो बोल रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए, इस इशू पर तो उनको बिल्कुल साफ हो जाएगा कांग्रेस, इसलिए कि कोई सुनने के लिए नहीं, इसलिए कि उनको पता है कि आप इस चीज़ में देश के सुरक्षा में भी आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ। उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। इसको तो जो भी उनका एडवाइज़र है, पता नहीं। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों बोल रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या इसमें? देखिए, हमारी पार्टी तो शुरू से ही जनगणना हो, जातीय जनगणना, उसकी पक्षधर देश में पहला आदमी नीतीश कुमार हैं जो इस बात को उठाते रहे, और लगातार उठा करके और देश में जातीय गणना कराया। अगर देश में पहला कोई स्टेट तो वो बिहार था, और जातीय गणना कराया ही नहीं, उसका रिपोर्ट पब्लिश किया, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन है वो एक्शन लिया। और अब प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने कहा है कि वो हम लोग का डिमांड था, हमारे पार्टी का, हमारे नेता का शुरू से, कि देश भर में हो। जो इंडिया गठबंधन में हम लोग उठाते रहे, ये लोग कभी सपोर्ट नहीं किए उसको, तो ये अब होने जा रहा है। एक बार रिपोर्ट आ जाए, और उसके लिए जो भी सरकार कदम लेगी, हम उसमें पूरा साथ हैं। पेपर लीक, स्टूडेंट्स पलायन, इन सब को, ये सब इमोटिव इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन में ज़रूर उठाए जाएंगे कि आपकी सरकार जो है वो थोड़ी सी इट लुक लाइक इट कुडंट टैकल दिस इशू। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अगर कोई पेपर लीक तो था ही नहीं कहीं, और जब भी हुआ है लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट का भी जजमेंट आ गया। क्या था, एक आइसोलेशन में कहीं कहीं घटना हुई, लीक होता है जो तो पहले से है। पार्टी ऐसे लग रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट के साथ है, और उस पर जो जहाँ पर ये हुआ वहीं पर जाकर के एग्ज़ाम दोबारा लिया गया, और उसके बाद तो अब कोर्ट जा कर के भी कोर्ट ने सारा कुछ देखा और पक्ष में फैसला दिया है। तो ये मुझे नहीं लगता है। पलायन जरूर एक चैलेंज है स्टेट के लिए, और वो तभी दोनों साइड से एक तो पलायन यहाँ एक नेचर भी है कि आप लोग पढ़ने हायर एजुकेशन में जाते हैं बाहर, नथिंग रॉन्ग, लेकिन यहाँ फैसिलिटी काफ़ी क्रिएट हुआ है पिछले 20 साल में। जहाँ 4-5 मेडिकल कॉलेज थे, अब नंबर तो मुझे, लेकिन अभी 20-22-25 मेडिकल कॉलेज हो गए, ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। तो उस हिसाब से तो काफ़ी ग्रोथ हुआ है, बहुत सारा आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो वो अपॉर्चुनिटी, वो फैसिलिटी बिहार में काफ़ी सारा आपको पिछले 15-20 साल में क्रिएट हुआ है। लेकिन जहाँ तक पलायन की बात है, मैंने कहा जब तक बिहार जब से झारखंड अलग हुआ, और ये वैसे भी मैं बोलता हूँ लैंडलॉक्ड स्टेट रहा, अनलेस सेंटर से थोड़ा सपोर्ट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो सरकार में गवर्नमेंट जॉब का एक लिमिटेशन है। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होगा, तभी एक जॉब का
माहौल वहाँ पर क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पहली बार बिहार में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस है इस सरकार पे, उनको ये भी कॉन्फिडेंस है कि सेंटर में भी सरकार में ये लोग हैं, और अगले 5 साल में मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के मामले में बिहार बहुत अच्छा करने वाला है। सर आखिरी सवाल, एक पॉलिटिकल स्टार्टअप्स का टाइम चल रहा है और इनफैक्ट नए नए प्लेयर्स भी अब आ गए हैं। एक जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर अभी हमसे बात कर रहे थे, क्या आप लोग को कुछ डर है इस पार्टी से? क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ, अल्टरनेट पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी अचानक से आ गई, लोगों को पता नहीं चला। क्या बिहार में भी अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की जगह है? ये दिल्ली देख करके सबको लगता है कि कहीं बिहार है, और बिहार में आपको मैंने कहा ना, भी बाई इलेक्शन भी हुआ था, बहुत सारे लोग चुनाव लड़े, उसमें रिजल्ट सामने में है। ये यहाँ का चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन ही चुनाव होगा, और जब लोग वोट देने जाएंगे, जिसके साथ जाना है उसको जा करके, चाहे इंडिया गठबंधन को देना होगा तो उसको देगा, जो एनडीए को देना होगा उसको देगा। यहाँ वोट कोई वेस्ट नहीं करता, यहाँ बाइपोलर ही इलेक्शन होगा। वोट वेस्ट होगा अगर प्रशांत किशोर को देंगे? वेस्ट मतलब कि उनको पता है कि सरकार बनाने के लिए जिसको उनको वोट देना है उसको जा करके वोट देंगे। पर लोग तो कहते हैं कि वो आपकी बी टीम है, वो भी बताइए ज़रा। नहीं, हम लोग से क्या कोई ज़रूरत नहीं है बी टीम के लिए? क्या ज़रूरत? मैंने वोट काटने के लिए भाई, लोकसभा रिजल्ट में प्रूव कर सकता है। यूपी में भी इलेक्शन था ना लोकसभा में, हम लोग 177 सीट पे लीड किए लोकसभा में, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अलायंस इतना फॉर्मिडेबल अलायंस है। वो इसलिए फॉर्मिडेबल है कि लोगों का ट्रस्ट इस अलायंस के ऊपर है, काम को लेकर के। नैरेटिव हम लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट पे ही चुनाव रखा है। नीतीश कुमार जी का कोई बहुत कभी उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स का सहारा नहीं लिया। ये क्या कह रहे हैं? बता रहा हूँ मैं आपको, कास्ट पॉलिटिक्स पे ही तो चला उनका। क्रॉस सपोर्ट कैसे मिला है? अब तो जातीय गणना का रिपोर्ट है ना बिहार में, कास्ट ये तो का। पीएचडी करना चाहिए कि नीतीश जी ने कैसे कास्ट अलायंसेस बनाए थे। जो उनको वोट नहीं भी देते हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं उनके काम को लेकर के। इनको अक्रॉस सेक्शन वोट मिला है, मैं ये कह रहा हूँ, तभी तो 20 साल से है। कैसे है 20 साल से? उनके कास्ट का पॉपुलेशन तो ऐसा है नहीं जो उनको जो मिल जाए, ऐसा 2% या 3% कुछ था, जो भी है तो नहीं है। इसका मतलब उनका अपील पूरे हर समाज पर है, तभी ना बन रहे हैं। नहीं तो 20 साल के बाद भी आज भी क्यों लगता है कि वही फेस है? तो ये जो काम किए हैं, अगर कास्ट पॉलिटिक्स किए रहते, जो कि बिहार में हमेशा इस लाइन को कभी टो किया जाता था, किसी भी आप प्लीज़ ज़रूर पूछिए किसी से भी बिहार में जो इनके विरोधी भी हैं, जब काम की बात होगी तो हमेशा कहेंगे काम यही किए हैं और आगे भी काम यही करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में इस चुनाव में भी ये बाइपोलर चुनाव होगा और एनडीए बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतेगी। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.